आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी वेव। चैप्टर नंबर हमारा 8 है, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। वेव मोशन को हम स्टडी करेंगे और फुल चैप्टर हमने इसमें खत्म करना है। सबसे पहली बात, जब हम वेव की बात करते हैं, वेव मोशन की, तो वेव मोशन असल में डिस्टरबेंस है इन अ मीडियम, जो कि ट्रांसफर करता है मोमेंटम, एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट। तो याद रखिएगा कि ये जो वेव मोशन है ये डिस्टरबेंस है असल में, जो कि एनर्जी और मोमेंटम को शिफ्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, वेव मोशन में आमतौर पर जो हम जिन वेव्स को स्टडी करते हैं, जिनको हम ट्रू वेव कहते हैं, इसके अंदर आपका जो मैस है वो शिफ्ट नहीं होता। जिस तरह समंदर की लहरें जो होती हैं, या समंदर के ऊपर जो वेव्स होती हैं, उसमें तो पानी मुंतकिल होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। वो आपकी ये वाली वेव्स नहीं होती। जिन वेव्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो समझ लो कि एक टब में आपने पानी ले लिया है। उस टब में एक तरफ से आप बड़ा जेंटली एक पेंसिल को लेकर ना उसको अप एंड डाउन उसमें मूव करवाते हो, तो उससे जो वेव जनरेट होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें वाटर या मीडियम अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, उसके पार्टिकल वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इसमें जो नोट करने वाली है आपके लिए, वेव्स की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी ये। शुरू में ही लेफ्ट साइड पर मैं टिक भी कर देता हूँ ताकि आपका फोकस इसकी तरफ आ सके। ये वाली, ये वेव डेफिनेशन है वेव मोशन की, और उसके नीचे मैकेनिकल वेव, बाकी इसको हम कर लेते हैं ये वन, इसको टू का नाम दे देते हैं, इसको थ्री का। तो जो आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं ये वो वेव्स हैं जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं कर सकती। जिस तरह के वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, इनकी दो मशहूर टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। चलो उनको तो बाद में देखते हैं, वो स्क्रीन में नीचे हैं। फिलहाल जो साथ में लिखा है नंबर टू टाइप, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इनके मुतालिक सेकेंड ईयर में तो हम बाकायदा पढ़ते हैं कि चैप्टर में जिक्र है हमारा, चैप्टर नंबर 19 में भी 16 में भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन्हें मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, ये जितनी आपकी रेडियो वेव्स हैं, एक्स रे रेज हैं, गैमा रेडिएशन है, विजिबल स्पेक्ट्रा है, जो वाइट लाइट होती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडार की वेव्स, टीवी और एफएम के बैंड, ये सारे के सारे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद आपके पास मैटर वेव आ जाती है। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है कि तमाम मूविंग पार्टिकल्स भी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको हम मैटर वेव का नाम देते हैं। लेकिन टाइप ऑफ वेव ये पहली दो ही हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये पहली दो ही असल में हमारी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन के मुताबिक दो टाइप्स हैं। मैटर वेव हम एक एडिशनल टाइप कह सकते हैं इसको अलग से, उसको हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेव के पार्टिकल हैं वो वेव की डायरेक्शन और प्रोपेगेशन के पैरेलल या अलोंग द डायरेक्शन वाइब्रेट करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिक्र है, ये इसकी डेफिनेशन है नीचे। और ये साथ में ट्रांसफर, इसमें परपेंडिकुलर मोशन होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम शो करें तो आपको याद होगा हम लोग इस तरह के वो, ये कंप्रेशन है, फिर ये खाली जगह की रेफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद कंप्रेशन आ गए, फिर रेफ्लेक्शन आ गए। या स्प्रिंग से शो करना हो तो ये स्प्रिंग कंप्रेस है और ये फिर एलोंगेट हो गया और फिर कंप्रेशन आ गया, और फिर उसको जरा रेफ्लेक्शन से शो कर। ट्रांसफर में ये होता है कि आपके पास क्रेस्ट एंड ट्रफ्स के साथ शो करते हो। क्रेस्ट ऊपर वाले पोर्शन, ट्रफ नीचे वाले। क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, ये आपका एक होता है वेवलेंथ पे। हम जब इसको कंपेयर करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव से, तो ये कंप्रेशन आपका, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू होता है क्रेस्ट, और रेयरफेक्शन ट्रफ को शो करता है, फिर कंप्रेशन क्रेस्ट को, और फिर रेयरफेक्शन।
तो यहाँ पे आप देख लो कि आपका एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस लैम्डा है। कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन करोगे तो वह लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ए वाला फासला, ये लैम्डा बाय 2 बनेगा। टोटल जो डिस्टेंस आपका वो लैम्डा ही है नीचे वाले के मुताबिक, ठीक है जी। फिर एक होती है प्रोग्रेसिव वेव्स जो एनर्जी ट्रांसफर कर दे, उनको कहते हैं। जो एनर्जी को शिफ्ट करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे प्रोग्रेसिव का नाम देते हैं। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल रेंज, ये तीनों साउंड वेव्स की टाइप्स हैं। अल्ट्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, इससे इनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है अल्ट्रासोनिक की। जो इंफ्रा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इस 20,000 से नीचे होती है, और 20 से लेकर 20,000 तक जो रेंज होती है ये आ जाती है ऑडिबल, क्या नाम है, साउंड की रेंज होती है जो हम लोग इंसानों को सुनाई देती है। अच्छा, अब इसमें अगली चीज है कि आपके पास जब कंडीशन ऑफ वेव वेव कब मूव करेंगी, तो दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, आपका मीडियम इलास्टिक हो, ये लिखा हुआ है, बाकी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ लाइन को। ये है जी लाइन आपकी, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। दूसरी बात, पार्टिकल ऑफ द मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि मोशन एक दूसरे पे डिपेंड करे, ये इंडिपेंडेंट हर कोई अलग अलग मूव ना करे। अलग अलग मूव करेंगे, जिस तरह के तस्बीह के दानों में से धागा निकाल दो, अलग अलग मूव करते हैं, लेकिन जब तस्बीह के दानों की शक्ल में वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। सॉलिड्स, सॉलिड्स में से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों वेव्स गुजर जाती हैं, ये बात नोट कर लें, आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपका सॉलिड में गुजर जाती हैं। फ्लूइड्स में ये होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव गुजर जाती हैं और ट्रांसवर्स वेव इसमें कुछ फासला तय करके डाई कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो फ्लूइड में से ट्रांसवर्स के बजाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव आसानी से गुजरती हैं। यही वजह है कि हम अंडर सी वाटर रेडार की जगह सोनार यूज करते हैं, जो आपकी अल्ट्रासोनिक पे काम करता है, सोनार सिस्टम, और अंडर सी वाटर चीज़ों को डिटेक्ट करने में उसको यूज किया जाता है। रेडार हवा में काम करता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं उसके अंदर रेडार वेव्स, लेकिन ये वेव पानी में आकर जज्ब हो जाती हैं, ज़्यादा फासला नहीं तय कर पाती। तो ये नेचर है आपके ट्रांसफर वेव की। इससे ट्रांसफर वेव सॉलिड में से तो निकल जाएंगी, लिक्विड में नहीं निकलती, ठीक है, ये बात नोट कर लें। उसके बाद आपके पास ये क्रेस्ट ट्रफ की डेफिनेशन है, ओके, ये तो हमने बात कर ली है। स्पीड वेव, वेव स्पीड का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा। एक फॉर्मूला आपको T/L/m, पहला फॉर्मूला ये नजर आ रहा है, इसमें T टेंशन इन द स्ट्रिंग है, L उस स्ट्रिंग की लेंथ है जो वाइब्रेट कर रहा है, M उसकी टोटल मास है। अच्छा, यही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूं भी लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू अंडर रूट, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, F/स्मॉल m। स्मॉल m होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये भी नोट कर लो, कैपिटल M/L। ये मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, F की जगह T करता हूँ, तो ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला जो मैंने हाईलाइट किया वो बन जाएगा। ये ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला। अब चूंकि लॉन्गिट्यूडिनल में लंबाई नहीं होती, इसे वहां पर खाली T/m आएगा। उसके अलावा आपके पास जब आप बात करते हैं किसी वॉल्यूम या बल्क मॉडुलस वाले सिस्टम के अंदर, वो आपका कोई सॉलिड हो सकता है, तार की बजाय ऊपर जो आपके फॉर्मूला में पड़े वो तार थी, वो जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया F/m वाला, वो एक तार के अंदर या वायर के अंदर स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ये एक मीडियम में है, यानी कि सॉलिड मीडियम हो सकता है आपका, जिसकी ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैसियस मीडियम भी हो सकता है, जिसका आपके पास बल्क मॉडुलस मालूम है, उसकी डेंसिटी मालूम है। तो उसके अंदर आपकी जो स्पीड है, जैसे आपके पास एयर है,
तो अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वो फॉर्मूला जो न्यूटन ने यूज किया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। वेव्स की तादाद पता हो, टाइम टोटल पता हो, डिवाइड कर दें, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला चलता है और आ जाता है कि 10 वेव किसी जगह से गुजरती हैं 5 सेकंड में, बताएं फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वेव 10 है, 5 सेकंड है, 10 को 5 पे डिवाइड करो, 2 हर्ट्ज, आपके पास जवाब आ जाएगा। एक सेकंड में 2 वेव्स गुजर रही है, मतलब ये होगा। अब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, ये बात तो हम खासे देख चुके हैं। वेवलेंथ का भी हमें पता ही है डेफिनेशन। तो इसमें जब आपने याद रखना है कि कंजेक्टिव क्रेस्ट और कंजेक्टिव ट्रफ का फासला लैम्डा होता है, क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान अभी आपको बता रहा था। गैसेस का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है, ये बात याद रखेंगे सॉलिड के मुकाबले में। यही वजह है कि सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब बच्चे यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऊपर वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है स्पीड, तो डेंसिटी ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। नहीं, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड का बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। इसलिए सॉलिड में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है, और लिक्विड वगैरह में उससे कम होती है और गैसेस में उससे भी कम होती है। यही वजह है कि एक आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब वो एक्सप्लोजन होती है तो ट्यूमर यानी कि थरथराहट जो होती है ज़मीन की, वो पहले पहुंच जाती है और आवाज़ बाद में आती है धमाके की। तो वजह यही है कि सॉलिड एज आपकी अर्थ, तो ज़मीन के अंदर उसकी स्पीड ज़्यादा है साउंड की, वो पहले पहुंच जाती है और हवा में आवाज़ बाद में आती है। या वो रेलगाड़ी का पता करना ना आ रही है कि नहीं आ रही, तो बाज़ लोग हैं वो पटरी से कान लगा देते हैं, रेलगाड़ी 2 किलोमीटर भी दूर है तो उनको पता लग जाती है हाँ जी आ रही है, क्योंकि पटरी में उसकी स्पीड आवाज़ आने की, चलने की आवाज़ आगे ट्रेवल करती है, जबकि हवा में उसकी आवाज़ बाद में आती है। ये 2 4 बातें हो गई, आगे चलें ज़रा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अप टू दिस पॉइंट। चलिए आगे निकलते हैं फिर। आगे हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ साउंड। अब ये वो आर्टिकल है जो हमारी बुक में बना हुआ है स्पीड ऑफ साउंड का। और इसमें हम लोगों ने जो न्यूटन लॉ है और एडियाबेटिक जो है पर बेस करता हुआ लैपलास करेक्शन या लैपलास लॉ भी कह सकती हैं, उसकी बुनियाद पे जो उसने डेरिवेशन की थी लैपलास ने और न्यूटन ने, उनके जो फॉर्मूले निकले थे उनको डिस्कस करेंगे, उन फॉर्मूले से मुतल्लिक़ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जहाँ तक स्पीड ऑफ साउंड का ताल्लुक है, तो स्पीड आपके पास आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन यूनिट टाइम, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन बनेगी। साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स है, यानी इनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। ये भी मैकेनिकल एक वेव है, और इनकी जो प्रोपेगेशन के लिए आपको का जो मीडियम है नंबर 1, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसमें से गुजर सकती हैं साउंड वेव। हाँ, मीडियम में डाइवर्सिटी हो सकती है, यानी कि ये लिक्विड में से भी गुजर जाती हैं और सॉलिड में से भी गुजरती हैं और गैस में भी साउंड साउंड वेव गुजरती हैं। अब आप देखो ना, आप अगर कमरे में बैठे हो, छत पे कोई बिल्ली भी छलांग मारे हल्की सी, तो एकदम आवाज़ आती है। लेकिन वही बिल्ली अगर हमारे सामने छलांग मारती है और हम बाहर ऊपर बैठे हैं छत के, तो हमें उतनी आवाज़ नहीं आती। वो ये है कि डेंसिटी, कंक्रीट में से आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है, ठीक है जी, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला है वो तो आपको ये मैं बता चुका हूँ पीछे भी, वही फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें न्यूटन्स और लैपलास के हवाले से 2 चीज़ें आपको आमने सामने साइड बाय साइड चल रही हैं। इसमें यह है कि जो न्यूटन ने अपना फॉर्मूला बनाया था, ये एज्यूम करके किया था कि साउंड वेव जब प्रोपेगेट करती हैं हवा में से, तो जिस प्रोसेस को ओबे करती हैं वो आइसोथर्मल है। अकॉर्डिंग टू लैपलास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं,
और कंप्रेशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेयरफेक्शन का कम हो जाता है, तो वो जो ज़्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रेवल करती है, ऐसा आपका टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है जी। और आपका सिस्टम आइसोथर्मल बन जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है कंप्रेशन के अंदर, और रेयरफेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे उसने कहा ये आइसोथर्मल प्रोसेस लगेगा, उसने P1V1 इज इक्वल टू P2V2 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसके ऊपर कैलकुलेशन करके फॉर्मूला ड्राइव किया। उसने जो फॉर्मूला ड्राइव किया उसमें उसने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था उसको प्रेशर के बराबर साबित किया, यानी ये है एडियाबेटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपका प्रेशर के बराबर जो आ रहा है इसको हम कहेंगे एडियाबेटिक, सॉरी मुंह से निकल गया, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर होता है। और जब आप जाएंगे एडियाबेटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तरफ, लैपलास में एडियाबेटिक वो गैमा पी के बराबर है, गैमा को बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू निकलता है जो मैं का पहले बता दूं कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की रेशियो पी ओवर गैमा पी 1 ओवर गैमा होती है। और गैमा आपको पता होना चाहिए फर्दर इक्वल टू होता है सीपी और सीवी की रेशियो। तो यहाँ आ जाएगा सीवी ओवर सीपी, ये भी आपका एमसीक्यू आ गया, इसको नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर्स के ऊपर। अब हम आते हैं जरा लैपलास की तरफ। लैपलास ने यह कहा था कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन होते हैं, बिल्कुल सही। कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम होता है, बिल्कुल सही। रेयरफेक्शन में टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल कम हो जाती है। कंप्रेशन में क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल ज्यादा है इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, और रेयरफेक्शन में क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल कम होती है, ठीक है, सही हो गया। लेकिन ये दोनों कंप्रेशन रेयरफेक्शन इतना क्विकली इंटरचेंज हो रहे होते हैं कि टाइम नहीं होता हीट के लिए कि वो कंप्रेशन से रेयरफेक्शन की तरफ ट्रैवल करके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सके। और वैसे भी नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर की वजह से हीट एनर्जी शिफ्ट नहीं हो सकती कंप्रेशन से रेयरफेक्शन की तरफ, इसलिए हीट कांस्टेंट हो जाती है। और जब हीट और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर एक ही पोर्शन का ज्यादा दूसरे का कम, और ये वेरिएशन बहुत तेजी से अकर करती हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अलबत्ता हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो नॉन कंडक्टिंग नेचर ऑफ एयर की वजह से। तो उसने कहा यहाँ जो लॉ लगेगा ये बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा, ये एडियाबेटिक प्रेशर की इक्वेशन लगेगी, जो बॉयल्स लॉ के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, वी के ऊपर गैमा साइन आ जाएगा। ये इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही होगी अब आपको। मैं हाईलाइट कर देता हूँ दिस वन, ये वाली पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब इसके ऊपर उसने कैलकुलेशन की तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आंसर गैमा पी के बराबर आया, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। बहरहाल दोनों ने अपने अपने फॉर्मूलों में, एक ने प्रेशर को यूज किया, एक ने एक प्रेशर के साथ गैमा को यूज किया, और एक ने आंसर निकाला 281, और इसके अंदर 16% का एरर आया क्योंकि असल आंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकेंड, और इसकी एक्यूरेसी थी 84%, ठीक है जी। ऑन द अदर साइड जो फॉर्मूला निकाला गया, कैलकुलेशन यहाँ सामने आपको मिल जाएगी नोट्स के अंदर, मुझे फिलहाल कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाना मैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, आपको आना चाहिए फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुटअप हो रही है। न्यूटन थ्री तो सर जी थर्टी पहले थ्री पता था मीटर कि पर सेकेंड उसमें और इसमें एरर था उसमें 0.1% जो कि नेग्लिजिबल है। तो ये एक लिहाज से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया था आपके पास, ठीक है जी। इसका मतलब है साउंड वेव्स एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो करती हैं ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन इन एयर या किसी भी मीडियम में। सर जी अच्छा, अब यहाँ पे ये गैमा की डेफिनेशन बता चुका हूँ, यहाँ लिखी हुई है, चलें ये भी आपके सामने आ गई। फिर आपके पास इसमें अब एक कुछ एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, ये आप नोट्स आपको कॉपी डाउनलोड हो जाएगी, उसमें से देख लीजिएगा। वैसे मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो आपका है करेक्ट फार्मूला है, इज नॉट द करेक्ट फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो जो आप स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूलों की बात करते हैं तो उसके कुछ वेरिएशन होती हैं, जिस तरह हमारे पास फार्मूला होता है
ई ओवर रो, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक गैमा आर टी का फॉर्मूला नजर आ रहा है चार्ली में आपको, एक है गैमा पी ओवर रो का फॉर्मूला नजर आ रहा है, और एक आपके पास इसमें पी ओवर रो। अब देखा जाए तो ये सारे के सारे फॉर्मूले सही हैं, लेकिन इसमें जो पी ओवर रो है इसमें एरर ज्यादा है, इसमें गैमा नहीं आ रहा। तो ये हम कहेंगे हमारा करेक्ट फॉर्मूला नहीं, न्यूटन फॉर्मूला रॉन्ग था। ये उस बुनियाद पे इसका सवाल का आंसर देना है। अब ये ना कह देना कि ये पीएम ने पीछे प्रूव किया हुआ है, वो किया होगा लेकिन उसमें एरर था, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर इसके अंदर आपके पास रेशियो ऑफ आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू एडियाबेटिक, ये भी मैं करा के आया हूँ 1/gamma वाला, ये आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अगला ये था इसके अंदर। अब इफेक्ट्स आ गए, कौन कौन सी चीजों पे प्रेशर प्रेशर है, डेंसिटी है, इनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड किस तरह डिपेंड करती है, या ये कैसे असर डाल सकते हैं। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी स्पीड ऑफ साउंड पर, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो डेंसिटी बढ़ जाती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ जाता है। या प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है तो पी ओवर रो कांस्टेंट हो जाता है, गामा वैसी कांस्टेंट है, आपका ये पूरा का पूरा रिलेशन कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसमें अगर आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को यूज कर लेना तो आपकी दूसरी शेप ये बन जाती है गैमा आर टी ओवर एम। बारह ये दोनों बताते हैं फॉर्मूले कि आपका जो प्रेशर है उसके ऊपर तो ये आपकी स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट है। सवाल पता है क्या बन जाता है, वो सवाल आ जाता है कि जी सारी चीजें देगा कि जी टेम्परेचर इतना है, प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक है, वॉल्यूम इतना है, वो भी दिया गया, फिर बाद में कहेगा इन पर आकर कि प्रेशर को हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, 4 ATM पे ले गया, यानी कि 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताओ जी स्पीड ऑफ साउंड पे कितना असर पड़ा। हम कहेंगे जी रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर चेंज करने से। हाँ, टेम्परेचर चेंज करने से फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद डेंसिटी है आपके पास। अच्छा, जो फैक्टर्स है ना वो एक बार देख लो, प्रेशर का तो बात हमने ये वाली कर ली, फिर अब हम डेंसिटी की बात करेंगे, फिर मॉइस्चर की बात होगी, फिर आपके पास विंड की स्पीड की और फिर टेम्परेचर की। डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन ये पता इसका में रोला ये है, इसमें आपने जब डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन निकालना है तो बेटा इसका मतलब ये होगा कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं एक ही मीडियम की, दो अलग अलग मीडिया का कंपैरिजन नहीं कर रहे। आपने सॉलिड को लिक्विड से नहीं कंपैरिजन करना, आपने लिक्विड्स का कंपैरिजन लिक्विड से करना है, सॉलिड का सॉलिड से करना है, गैस का गैस से करना है। इन दैट केस आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी के अंडर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या मास के अंडर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट थिंग आ गया मॉइस्चर, आ गया मॉइस्चर। जब हवा में मॉइस्चर आ जाता है, नमी, तो डेंसिटी किसी की डिक्रीज कर जाती है, तो स्पीड बढ़ जाती है। फिर एक आता है कि वार्म एयर और हॉट, यानी हॉट एयर और कोल्ड एयर। हॉट एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी, और कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, हॉट की नहीं, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, स्पीड कम होगी। हॉट एयर या वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है, स्पीड ज्यादा। तो जहां डेंसिटी कम वहां स्पीड ज्यादा, और जहां डेंसिटी ज्यादा वहां स्पीड कम। तो गर्मियों में हवा हॉट होती है, वार्म होती है, यानी डेंसिटी कम होगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। सर्दियों में डेंसिटी बढ़ जाती है, एयर की हैवी हो जाती है, तो इसका मतलब है अब डेंसिटी बढ़ गई, स्पीड कम हो जाएगी। कमरे में फर्श के पास जो हवा होती है ठंडी होती है, छत के पास गर्म होती है,
तो फर्श पे जो स्पीड ऑफ साउंड आएगी, क्योंकि हवा ठंडी होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, स्पीड कम आएगी, लेकिन छत पे स्पीड ज्यादा आएगी। छत के नजदीक जो हवा की लेयर्स हैं उनमें। ये इस तरह से एमसीक्यू बनते हैं आपके। कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ सिचुएशंस बनाते चले जाते हैं और उनके आपके एमसीक्यू आते चले जाते हैं। यहाँ तक कोई मसला है किसी का तो आप पूछ लीजिए। इसके बाद एक बड़ा मशहूर मारूफ एमसीक्यू आपके सामने राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। ये हमारी बुक में ही है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कंपैरिजन है। अब हमें पता है कि जो स्पीड है वो इनवर्स रेशियो ऑफ डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ ऑक्सीजन को मैं ऊपर रखता हूँ, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन को नीचे करता हूँ, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी या मास नीचे आएगी और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगी, इनवर्स रिलेशन की वजह से। इसकी बुनियाद पर ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा जी आपका। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जहां पे मैं इसकी बात हो रही है। अब हाइड्रोजन का अगर आप देखें, अच्छा डेंसिटी का मतलब हम इनका मैस ही लगा सकते हैं। हाइड्रोजन का अगर आप मॉलिक्यूलर मैस देखते हैं 2 होता है और ऑक्सीजन का 32। तो ऊपर 2 और नीचे 32 लगा दें आप अंडरूट के अंदर, तो वो अंडरूट में आपके पास अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ राइट पे करता हूँ। दोनों का आपके पास ये मैस ऑफ, मैं डेंसिटी की जगह मैस यूज कर रहा हूँ, बात एक ही है। दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं ना। डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। मैं रिप्लेस कर सकता हूँ रेशियो में। अच्छा ऊपर 2 आ गया, नीचे 32 का अंडरूट आ गया, ये 1/16 का अंडरूट बन गया और 1/4 आंसर आ गया, जो ये आपको नजर आ रहा है। ये इस तरह से 1/4 आया है। लोगों को पता नहीं लगता ये 1/4 बन कैसे गया, तो ये नोट कर लो, इस तरह से पूरी कैलकुलेशन है। डिफरेंट किस्म के स्टेट्स का कंपैरिजन किया जाए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाली लाइन। सॉलिड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे बड़ा, फिर लिक्विड्स का और फिर गैसेस का। इसी स्पीड से इनकी, इसी इसी तरतीब से इनकी स्पीड की रेशो होगी। ठीक है जी। अब सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, लार्ज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं और लिक्विड इनके इन बिटवीन आते हैं। ठीक है जी। अब जब ये जो कंपैरिजन की बात, मैं सारी जो बातें कर चुका हूँ, यहाँ सब पॉइंट्स बने हुए हैं इसके, ये लेक्चर पॉइंट्स ही हमारे, तो मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, ये वही बातें हैं सारी। ठीक है, ये मैं सारी बातें बोल चुका हूँ। आगे आ जाए जरा। अब आपके पास है कि ये डेंस, आपके पास साउंड वेव्स की बात हो रही है कि ये एक डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम आप हम डेंसिटी के हवाले से तो नहीं कहते, लेकिन चलें वैसे स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से, स्पीड के हवाले से होता है ये कि जिस तरह लाइट है, लाइट की स्पीड जिस मीडियम में बढ़ जाती है वो डेंस मीडियम होता है और जिसमें कम होती है वो रेयर मीडियम होता है। इस हवाले से हम ये डेंसर एयर को करते हैं, लेकिन हम डेंसिटी के हवाले से कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं कि भाई जिसकी डेंसिटी हाई है वो डेंसर मीडियम है हमारे लिए, और जिसकी डेंसिटी कम है वो हमारे लिए रेयर मीडियम है। कॉन्सेप्चुअली आप इसको लेके चल सकते हैं इस तरह से। अब इसमें एक बड़ा मशहूर किस्म का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि वाटर वेव्स के हवाले से। वाटर वेव्स, वाटर वेव्स का पहले जिक्र कर लेते हैं, फिर ये जो सामने नोट्स बने हुए इनका जिक्र बाद में करते हैं। वाटर वेव में ये है कि आपके पास एक होता है शैलो वाटर और एक होता है डीप वाटर। यूं समझ, ये एक टब है, यहां से बात समझ आ जाएगी आपको। इस टब के अंदर हमने ये एक यहां तक ईंट या ब्लॉक रखा हुआ कोई। अब इसका मतलब है जब इसके अंदर पानी भरेंगे ऊपर तक, तो ये हिस्सा कहलाएगा डीप वाटर और ये कहलाएगा इधर वाला शैलो वाटर।
तो याद रखिएगा ये शैलो वाटर हमारा डेंसर मीडियम होता है और डीप वाटर हमारा रेयर मीडियम की तरह बिहेव करता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने इससे अभी जिक्र कर दिया इसका कि जब आप स्पीड की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो अब ये दोनों लिक्विड्स हैं, ठीक है ना, तो दोनों वाटर की दो अकसाम है, एक शैलो वाटर है और एक डीप वाटर है। डीप वाटर आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम की ऑब्वियसली डेंसिटी कम होगी। अगर हम डेंसिटी के हवाले से इसको डिस्कस करें तो इसका मतलब है इसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और जो डेंसर है उसमें स्पीड कम हो जाएगी। तो जो वेव्स होती हैं जब वो किनारे की तरफ आती हैं तो उनकी स्पीड कम होती है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी नोट कीजिएगा कि जो आपका वेवलेंथ है ना, ये वेव आ रही है, तो जब आपकी वेव यहाँ एंटर होती है इस रीजन में आएगी जो कि आपका डेंसर मीडियम है, तो वेवलेंथ इस डेंसर मीडियम में आने के बाद छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है स्पीड कम हो जाएगी। दोनों मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी है ना वो रहेगी कांस्टेंट, उसका कोई फर्क नहीं। लैम्डा डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखेगा, डेंसिटी ज़्यादा लैम्डा कम, इनवर्स रिलेशन रखेगा। यहाँ इनवर्स में कर देता हूँ इसको, डेंसिटी ज़्यादा होगा लैम्डा कम होगा, डेंसिटी कम होगी लैम्डा बढ़ जाएगा। अलबत्ता v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के मुताबिक वेलोसिटी का रिलेशन लैम्डा से डायरेक्ट होगा। जब लैम्डा बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, लैम्डा कम होगा वेलोसिटी कम होगी। तो ये भी आपके बड़े एमसीक्यू आते हैं कि जब डीप वाटर में है तो ऑब्वियसली आपका लैम्डा ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, शैलो वाटर में डेंसिटी कम है। शैलो वाटर में आपकी डेंसिटी ज़्यादा आ गई, डीप वाटर में डेंसिटी कम होगी, डीप वाटर में डेंसिटी कम होगी, ठीक है जी। तो इस हवाले से अब आपने याद रखिएगा, तो लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा, तो जहाँ लैम्डा ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और जहाँ लैम्डा कम होगा वहाँ स्पीड कम। यही चीज़ एयर के और वाटर के हवाले से साउंड के अलावा लाइट वेव्स पे भी एप्लीकेबल है। लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम यानी कि गिलास हो गया या वाटर हो गया, ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। ये बात आप याद रखेंगे लाजमन। फिर इसमें आगे जाके हम देखेंगे कि बाकी अभी मैं बता दूं रिफ्लेक्शन का टॉपिक आता है। एक आता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। अभी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं और ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल ट्रांसवर्स वेव की। और यहाँ याद रखिएगा मैं ट्रांसफर का जो कुछ पढ़ाऊंगा लॉन्गिट्यूडनल में उसका उलट होगा। इसे लॉन्गिट्यूडनल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बस ट्रांसफर्स पढ़ के उसको ध्यान में बिठाएंगे। और यहाँ जितना हम पढ़ेंगे एमसीक्यू वो लॉन्गिट्यूडनल में बिल्कुल उलट, यानी कि दो तरह की आपकी रिफ्लेक्शन है। एक होती है जी आपकी वेव आ रही है रेयर मीडियम में टू डेंसर, डेंसर से टकराती है जाकर, और एक होती डेंसर में जा रही थी और जाके रेयर से टकरा गई। अब जब आप रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हो और डेंसर से टकरा के आपकी वेव वापस आती है तो क्रेस्ट ट्रफ बन जाता है, यानी फेज में 180 डिग्री का चेंज आ जाता है डेंसर मीडियम की सरफेस से टकरा कर, ठीक है। और जब आप डेंसर में ट्रेवल कर रहे हो और रेयर से टकराएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती ना तो डेंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना था, रेयर में 180 डिग्री का फर्क पड़ना था। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब है यहाँ थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 डिग्री है, फेज चेंज 0 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो तो ऊपर जो हमने डीप वाटर का रेयर मीडियम है हमारा और शैलो वाटर यानी कम गहरा पानी डेंसर मीडियम है। तो अगर कोई वेव डीप वाटर से आकर शैलो के रीजन में एंटर होती है तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक भी तो करेगा, बाकी हिस्सा आगे एंटर हो जाएगा। तो जो अगला हिस्सा एंटर होगा वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन और जो वापस आएगा वो रिफ्लेक्शन। तो वो इसी रूल के तहत काम करेगा क्योंकि वाटर वेव्स आपके पास, क्योंकि अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं
तो रूल आपने उल्टा के बात करनी है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि अगर हम कहते हैं पानी डीप से आ रहा है, डीप का मतलब ज़हन में रखो रेयर से आ रहा है और डेंसर से टकरा के पलटता है, तो उसकी अंदर जो पानी की वेव्स होती हैं, ऊपर तो वो ट्रांसफर वेव होती हैं, तो ट्रांसफर वेव का मसला नहीं, लेकिन जो अंदर पानी की वेव आती है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप होती हैं। ये बात है जो याद रखिएगा आप, कि ऊपर सरफेस की वेव बनती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, लेकिन डीप वाटर में बहुत नीचे जाकर वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इसके अंदर ये भी हो गया आपका। उनके लिए ये प्रॉपर्टीज इनवर्स हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? ये रिफ्लेक्शन वाली। अच्छा, रिफ्लेक्शन वाली दोबारा सुन लो। रिफ्लेक्शन में मैंने जो यहाँ लिखी है वो ट्रांसवर्स वेव के हवाले से लिखी है। ट्रांसवर्स वेव में जब आप रेयर मीडियम में ट्रेवल करते हुए डेंसर मीडियम की सतह से टकराती हैं तो वापस वेव पलटती हैं सेम मीडियम में, रेयर के अंदर। तो जो रेयर्स वापस आती हैं उनका फेज चेंज 180 डिग्री हो जाता है, यानी कि क्रैश उनका ट्रफ बन जाता है, ट्रफ उनका क्रैश बन जाता है। लेकिन ये चीज अगर लॉन्गिट्यूडनल में होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्रेशन जाएगा, कंप्रेशन ही वापस आएगा, रेयर फ्रैक्शन जाएगा, रेयर फ्रैक्शन ही वापस आएगा। और दूसरा केस है डेंसर टू रेयर का, ये राइट साइड पे जो मैंने लिखा हुआ है ये वाला, इसमें ट्रांसवर्स के अंदर क्रैश जाएगा, क्रेस्ट ही वापस आएगा, फेज चेंज 0 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री का फेज चेंज होगा जब आप डेंसर में ट्रेवल करते हुए रेयर से टकराएंगे। और जहां तक वाटर वेव्स का मैंने बताया आखिर में, सरफेस के ऊपर जो वाटर वेव्स ज्यादातर उन्हीं की बात होती है। डीप वाटर की बात करेगा तो मेंशन करेगा, ऊपर जो वेव्स सरफेस पे बनती हैं पानी की वो तो ट्रांसफर्स इन नेचर है, उनका रूल तो यही होगा। जब वो रेयर डीप वाटर से एंटर होंगी शैलो वाटर में या शैलो से डीप वाटर में। लेकिन अगर बिल्कुल नीचे जो पानी के अंदर वेव्स होती हैं गहराई में, उनकी बात की जाए तो उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है, कंप्रेशनल होती है। तो उनके ट्रांसफर लिए वेव्स जो ऊपर सरफेस नीचे नहीं वेव्स बनती। होंगी उनसे रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी जो डीप वाटर में नीचे जाके होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो डीप वाटर के बारे में सवाल करेगा तो आपने फिर लॉन्गिट्यूडनल के हवाले से जवाब देना है, फिर आपने ट्रांसफर के हवाले से जवाब नहीं देना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। डीप वाटर में भी अगर वो सरफेस की बात ठीक करे है फिर बच्चे, भी तो हम ट्रांसफर ही लगाएंगे। देखो वाटर में जब भी बात करेंगे ना, अमूमी तौर पर सरफेस की बात होती है, मतलब वो हमें मेंशन नहीं करता तो हम सरफेस ही कंसिडर करेंगे। बहुत डीप वाटर की वो मेंशन करेगा फिर हम बात करेंगे। ओके सर जी। ठीक है। जी सर जी। अच्छा, अब एक और चीज भी सीख लो, इन फेज और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। ये कॉन्सेप्ट वैसे आपको आना चाहिए क्योंकि आप माशाल्लाह से सेकेंड ईयर भी पढ़ के आ चुके हो। ये आपके पास वेव है, मैं क्रेस्ट ऑफ की शक्ल में ले रहा हूँ, समझाना आसान हो जाता है और समझना भी आसान होता है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, जिनके दरमियान पूरा फासला लैम्डा के बराबर है, इन फेज हैं। जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पर होते हैं उन्हें कहते हैं इन फेज, यानी दोनों क्रेस्ट के ऊपर ही हैं और इनके बाद ट्रॉफी आ रहा है। इसी तरह ये पॉइंट सी और डी ये भी इन फेज हैं, इनका फासला लैम्डा है। लेकिन ए और सी की बात की जाए, जिनका फासला λ/2 है, कंसेक्टिव पॉइंट है दोनों, ये आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री, यानी कि एक क्रेस्ट पर है तो दूसरा ट्रफ के ऊपर मौजूद है, और इनकी निशानी, इनका फासला λ/2 होता है आपस का, लाजमन λ/2 का फासला होता है, और इन फेज का फासला लैम्डा होता है। अब लैम्डा का मतलब
लैम्डा फुल वेवलेंथ है, इसका मतलब है इनमें जो फेस डिफरेंस होता है 360 डिग्री होता है पूरा, जिसे आप 2 पाई बोलते हो। और लैम्डा बाय 2 आपको पता है 180 डिग्री होगा, जिसे आप पाई बोलते हो रेडियन में। ठीक है बेटा जी। अच्छा, ये जो रिलेशन है 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री या पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये लैम्डा को शो कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका जो लैम्डा की शक्ल में है ये कहलाता है पाथ डिफरेंस, और एंगल वाला फेज डिफरेंस। इस तरह आप पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बहरहाल अब जरा वापस आए, यहाँ पर ये आपको जो चीजें नजर आ रही हैं ये इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर है। ये मैं बता चुका हूँ पहले से आपको, मॉइस्चर एयर की डेंसिटी कम होती है, मैंने बताया था ड्राई की निस्बत, तो स्पीड ज़्यादा होती है। इसको डैम्प एयर भी बोलते हैं, एक ही बात है, मॉइस्ट एयर हो या डैम्प एयर हो, यानी गीली हवा। इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन में आप बात करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड स्पीड बढ़ जाएगी, रेलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी। टेम्परेचर बहुत मशहूर और मारूफ इफेक्ट्स हैं इसके, कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज होती है। ये पॉइंट लिखा हुआ आपकी बुक की ही लाइन है ये। ठीक है, इसका रिलेशन है कि जी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, इस लिहाज से ये आपका रिलेशन बन गया रेशो में, और ये आपका मेन रिलेशन आ गया। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, शर्त ये है। और एक फॉर्मूला आपने इसका पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 T। यहाँ से V नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी है 332, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है दूसरा। ठीक है, अब एक आपको ये शॉर्टकट नजर आ रहा है, ये वाला। ये शॉर्टकट यूं कहता है कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो और आपकी स्पीड अपनी असल वैल्यू का n टाइम्स हो जाए, तो आपका ये न्यू टेम्परेचर क्या फॉर्मूला है। यानी मैं कहता हूँ कि मैं कितना टेम्परेचर बढ़ाऊं, मेरे पास 120 डिग्री पर एक स्पीड ऑफ साउंड आ गई। अब इसके अंदर मैं कितना इजाफा करूं टेम्परेचर में कि मेरी स्पीड डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या 4 गुना बढ़ जाए, तो वो डबल ट्रिपल या 4 गुना का है, वो तो स्मॉल n का आंसर होगा। उसका मैं स्केयर करके और 120 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा पहले 273 ऐड करके केल्विन में, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा n स्केयर के साथ, तो अब मेरे पास नया फॉर्मूला आएगा। ये याद कर लो, इसका आपको इनवर्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी कि आपको दोनों टेम्परेचर टी के और टी के प्राइम दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी में कितना इजाफा हुआ है, वो पूछा जा सकता है। या आपको एक टेम्परेचर दिया जाए और कहा जाए जी किस टेम्परेचर पे जाके ये इस टेम्परेचर की वेलोसिटी डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी। इन आइदर केस आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। या तो आपको टी के और टी के प्राइम पता होगा, एन मालूम करना पड़ेगा, या एन पता होगा, टी के पता होगा। के जो है टी के यानी कि इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में है तो वेल एंड गुड, क्या बात है। लेकिन अगर केल्विन में नहीं है तो कन्वर्ट करना है आपने, वो कन्वर्जन मैं आपको सिखा चुका हूँ चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो जी यहाँ पे n एक क्या और होगा? तरीकाकार इसका लॉन्ग तरीका है, ये फॉर्मूला जो मैं पीछे आपको पढ़ा के आया, ये वाला। इसमें टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे अगर वो 273 ले लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के हवाले से, तो टी हाई टेम्परेचर है। और वेलोसिटी वी नॉट 0 डिग्री की वेलोसिटी है, तो वी टी 2 वी नॉट होगा, डबल हो जाएगी। और जब मैं स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा, स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आपको 2 का स्केयर नजर आ गया, वही एन स्केयर। बाकी आप इसको सॉल्व कर लें, 4 को 273 से मल्टीप्लाई करें तो 1092 आता है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो अब 1092 केल्विन या 819 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर
0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्पीड का डबल होगी। ये बात अच्छी से समझ आ गई होगी। उसके बाद यही सारे फैक्टर ग्राफ की शक्ल में, प्रेशर के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है स्पीड का, कांस्टेंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, कर्व, पैराबोलिक, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है तो स्ट्रेट लाइन, अंडरवुड के साथ अंडरवुड गायब कर दोगे तो फिर लीनियर ग्राफ नहीं होगा, लेकिन स्पीड ग्राफ जो है नॉन लीनियर ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब दो हार्मोनिक वेव्स मिलें तो एक हार्मोनिक वेव ही प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और आपका याद आ गया कि आपका सवाल बनता है, फॉर्मूला बनता है कि बार बार दो हार्मोनिक का आपको एम्पलीट्यूड दिया जाता है और तीसरा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आपसे पूछा जाता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मैं कैपिटल लिख दूं, स्मॉल लिख दिया, कॉस ऑफ थीटा। ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा था। अगर वो कहता है जी एम्पलीट्यूड ऑफ पहली वेव का, दूसरी वेव का और रिजल्टेंट का बराबर है, तो आपको पता है यहाँ थीटा कितना बनता है, 120 डिग्री। तो इस तरह का सवाल आता रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो डिस्प्लेसमेंट है आपका नेट, वो 0 भी हो सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डबल हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है। 0 तब होगा जब एग्जैक्टली एक जैसी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की वेव मिलेंगी, सिर्फ फेज 180 डिग्री का फर्क होगा और ये बन जाएगी आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एग्जैक्टली एक जैसी वेव क्रैश क्रैश ट्रॉफ ट्रॉफ मिले तो वो डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड और ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगी। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी असर करते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर आपके तकरीबन 3 किस्म के फिनोमेना आते हैं, एक इंटरफेरेंस, एक बीट्स और एक डॉपलर इफेक्ट। इंटरफेरेंस में एक जैसी वेव्स होती हैं, बीट्स में जो वेव होती है हल्का सा फ्रीक्वेंसी का फर्क है तो ये इंटरफेरेंस की टाइप, लेकिन इसको बीट्स बोल। उसमें फिर इंटरफेरेंस करने के बाद ना पीरियोडिक अल्ट्रेशन आती है साउंड वेव की लाउडनेस में, जिस तरह आपका वो है मेटल डिटेक्टर काम करता है, उसमें बीप की जो साउंड आती है ना, वो बीट्स ही का फिनोमेना है। और जो डॉपलर इफेक्ट है वो डॉपलर इफेक्ट कह रहा हूँ आपको, जो स्टैंडिंग वेव में एग्जैक्टली एक जैसी वेव ट्रेवल करती है अलोंग द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और जब मिलती हैं तो क्रेस्ट जहाँ है वहाँ क्रेस्ट बन जाते हैं कि लूप बनते हैं और उसमें नोड एंटी नोड बनते हैं और जो जहाँ होता है वो वहीं रहता है पोर्शन। और स्टैंडिंग वेव हमारी एनर्जी शिफ्ट नहीं करती, इसलिए उनको हम स्टैंडिंग का नाम देते हैं, उसमें एनर्जी शिफ्ट नहीं होती और वो हमारी वेव की ट्रू फॉर्म नहीं है, लेकिन है वेव तो कहेंगे, वेव तो है ना, लेकिन वो जो असल वेव की टाइप है वो नहीं है ये। बहरहाल चलते हैं अब इनको ये हम डिटेल में देखते हैं सब चीज़ों को वन बाय वन करके। सबसे पहले इंटरफेरेंस आ रहा है आपके पास, तो इंटरफेरेंस आपके पास मैं बता चुका हूँ, दो वेव आपस में मिलती हैं, उसमें शर्त ये होनी चाहिए पहले उनको कि कोहेरेंट होनी चाहिए, यानी उनमें फेज डिफरेंस सेम हो और मोनोक्रोमेटिक हो, फिर वो आपस में इंटरफेयर करेंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि क्रैश क्रैश के साथ ट्रफ ट्रफ के साथ आता है, इसमें आपका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ ही जाता है ऑब्वियसली। इसका जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है वो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा चलता है, और ये इंटीजर की वैल्यूज लिखी हुई हैं सारी। अच्छा, यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस हमने मेंशन किया है, आपके पास फेज डिफरेंस भी का सवाल आ सकता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस है वो ये इवन मल्टीपल चलता है, यानी कि 2 पाई 4 पाई। अच्छा, ये 2 पहले और 4 पाई बाद में है, ये याद रखना, वैसे मेंशन किया हुआ है वो लिखते हुए, ये पहले है और यहाँ 4 है।
2 4 6 इवन नंबर की तरतीब तो आपको आती होगी। तो ये फेज के हवाले से भी सवाल आ सकता है। तो ये फॉर्मूले हैं आपके। और इसी तरह जो आप डिस्ट्रक्टिव में जाते हैं तो उसमें जो आपके पास है कि क्रैश ट्रफ के साथ और ट्रफ के साथ ऑड मल्टीपल होता है λ/2 का। और अगर इसका फेज डिफरेंस देखेंगे तो ऑड मल्टीपल है π/2 का, 1 3 5 7 π/2। ठीक है, तो ये आपके वो फॉर्मूले आ गए। अब फेज डिफरेंस को अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास पाई बनेगा, उसके बाद ये बनेगा 3 पाई 5 पाई, अगर आप इनको फॉर्मूलों के मुताबिक करना चाहेंगे तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज नोट कर लें, ये पाई नहीं, ये लैम्डा है। ये आपने लगता है इन्होंने लिखते हुए गलत हो गया, ये लैम्डा चलेगा, ये पाथ डिफरेंस है ऊपर वाला। ठीक है जी, तो ये 1 λ/2 3 λ/2 5 λ/2 और नीचे वाला फेज डिफरेंस है। ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, ये शुरू में इस साइड पर। पहली बात तो ये मैं बता चुका हूँ, फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कोहेरेंट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास सेम पॉइंट पर और सेम टाइम पर आपकी वेव्स आपस में मिलनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, और लीनियर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ओबे करती हैं। ये कंडीशन भी एमसीक्यू बन के आ सकती हैं। बीट्स अब मैं बात कर चुका हूँ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ये डिफरेंस 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से नीचे ही होना चाहिए, तो डिटेक्टेबल बीट्स होती हैं। हमारी हायर बुक्स में 15 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक्स के हिसाब से 10 ही जवाब है। दोनों इंटरफेयरिंग साउंड्स के अंदर दरमियान अगर 10 हर्ट्ज का डिफरेंस है, अप टू 10 हर्ट्ज, तो बीट्स का फिनोमेना होगा। नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला f1 माइनस f2 भी हो सकता है, f2 माइनस f1 भी हो सकता है। अब यहाँ पर जरा याद रखिएगा, एक आपके पास जो एमसीक्यू निकलता है बड़ा मशहूर, वो ट्यूनिंग फोर्क वाला। आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है जी 245। ये क्या करता है, नंबर ऑफ बीट्स पैदा कर रहा है 3 बी के साथ, बी ट्यूनिंग फोर्क के साथ। अब यहाँ पर दो तरह के सवाल पैदा होते हैं। अगर मैं ए को लोड करता हूँ, लोडेड करता हूँ, यानी इस पे वैक्स लगाता हूँ, और इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और नंबर ऑफ वेव डिक्रीज होकर रह जाती है 1, नंबर ऑफ बीट्स कम हो रह होकर 1 रह जाती है। तो बताएं जी बी यानी कि लेमडा एफ बी कितनी है, एफ ए ही है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास 245 का फर्क है, 3 का डिफरेंस है शुरू में, इनिशियली नंबर 1। तो आप यूं करें, 3 या तो इसमें जमा करें या 3 माइनस कर दें, ये होगा ना फर्क। तो 200 या तो 48 जवाब आएगा या 242 आएगा। अब इसके यानी कि हमारे पास बी की फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको मैं एफ बी का नाम देता हूँ, और ये एफ ए लिखी हुई है। तो एफ बी का जवाब या तो 248 है या 242। अब मैंने बताया कि मैंने नंबर ऑफ बीट्स मेरी कम होके 1 रह गई है, 3 से कम होके 1, यानी कि डिफरेंस कम हो रहा है। पहले डिफरेंस 3 का था, अब डिफरेंस 1 का रह गया ए और बी के बीच में, और ए की फ्रीक्वेंसी मैंने गिराई थी। अब खुद देखो, 245 को मैं कम करता हूँ, 244 करता हूँ या 243 करता हूँ, तो मेरा डिफरेंस इसके साथ कम होता है, 242 वाले के साथ। इसका मतलब है इन दिस एमसीक्यू में मेरा जो बी का आंसर है 242 फाइनल है, 242 फाइनल है। लेकिन यही चीज अगर ये n1 के बजाय इफ आपके पास नंबर ऑफ बीट्स 3 थी पहले, अब नंबर ऑफ बीट्स हो गई है 5, यानी पहले अगर आपके पास डिफरेंस 3 का था, अब डिफरेंस 5 का आ गया। मैं लोड इसी को कर रहा हूँ 245 को, आफ्टर लोडिंग ए।
और ये भी मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ये जो नंबर ऑफ बीट्स 1 रह गई हैं आफ्टर लोडिंग ए। अच्छा, अब नंबर ऑफ बीट्स बढ़ गई हैं, इसका मतलब है एफ बी का अब आंसर मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, तब नंबर ऑफ बीट्स का फर्क पड़ेगा, क्योंकि ए तो डिक्रीज ही करेगा पहले की तरह। तो इसका फर्क 248 से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 242 से कम होता नजर आ रहा है, इसलिए सेकंड एग्जांपल में 248 आंसर लिया जाएगा बी का। इसी तरह आप बी को भी कम ज्यादा कर सकते हो फ्रीक्वेंसियों को और नए एमसीक्यू बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। इको, पहाड़ी इलाकों में जाओ, आवाज मारो, ओए, घूम के वापस आती है, इको कहलाती है, टकरा के वापस आएगी। शर्त यह है कि वो जो डिस्टेंस है इफेक्टिव वो 17 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए, तब इको सुनाई देती है। अगर ये फासला कम हो जाएगा तो ये आने वाली और जाने वाली साउंड मिक्स हो जाती है, फिर इको सुनाई नहीं देती है। खाली कमरे में जाएं इको आती है, भरे हुए कमरे में नहीं, आवाज गूंजती हुई फील होती है। लेकिन कमरे में सजी वजह 17 यही मीटर होती है का डिस्टेंस खाली नहीं कमरे होता। में एब्जॉर्प्शन ना होने के बराबर होती है, आवाज टकरा के आ रही होती है। भरे हुए कमरे में सामान की वजह से आवाज एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन सर जी और कमरे में जब 17 एब्जॉर्ब हो मीटर से जाती है तो कम फिर होता है डिस्टेंस। इको नहीं सुनाई देती बड़े हॉल में, कमरे में। उसके बाद वेव्स आ गई, स्टेशनरी वेव्स। इनके मुतालिक मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी कि एग्जैक्टली एक जैसी वेव होंगी। एक मिनट जी बेटा। सर जी मैं कह रहा था कमरे में 17 मीटर से कम होता है डिस्टेंस। 17 मीटर से कम है, लेकिन वो जब आने और जाने को मिलाओगे तो हो जाता है वो तकरीबन बन जाए, फिर आवाज गूंजती फील होती है। आपने कभी देखा नहीं, खाली कमरे में आप बोलें तो आवाज जरा लाउड सुनाई देती है जी आपको, गूंजती हुई। जी सर जी। वजह यही है। अब देखो ना, आपका कमरा जो है छोटा कमरा नहीं होता, उसमें कम ही ये एहसास होता था बड़े कमरे में, जैसा हॉल है उनमें ये बहुत ज्यादा फील होता है। ठीक है, वो आते जाते मिलाकर हो जाता है, क्योंकि पता है क्या होता है, उसमें दीवारों से टकरा के आवाज आती है और ये कमरा भरा हुआ है तो वो चीजें चीजें एब्जॉर्ब करती हैं। और यही हाल एक और चीज भी है, नोट कर लो। चलो ये जिक्र प्रैक्टिक इसका लेक्चर का तो नहीं, लेकिन वैसे पता होना चाहिए। आपने किसी कमरे में एसी लगाया ना, उसमें जितना कम सामान रखोगे वो उतना ठंडा होगा, क्योंकि सामान की वजह से सामान आपकी ठंडक जज्ब करना शुरू कर देता है। पहले सामान ठंडा होगा फिर आप ठंडे होंगे। तो अगर आपने ज्यादा ठंडक लेनी है ना, सामान नहीं होना चाहिए कमरे में, कम से कम खाली फ्रेश हो, चादर हो हल्की सी या दरी हो बस। इवन कालीन भी होगा तो जज्ब करेगा हीट को। बात समझ आ रही है मेरी? जी सर जी। ये चीज है। मस्जिद में जाओ और मस्जिद जब उसके नीचे फर्श धुला होता है और वो नहीं कालीन बिछा होता, एसी चल रहा हो, बड़ी ठंडक होती है, बहुत ठंडक होती है। नीचे बैठो तो लग पता जाता है बंदे को। एनीवे, ये मैंने कहा जो जिक्र आ गया बता दूं। अच्छा जी, अब आइए, इसके अंदर होते हैं नोड्स और एंटी नोड। नोड वो जिनका एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन कम से कम या ना होने के बराबर, एंटी नोड का मैक्सिमम होता है। नोड पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन एंटी नोड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है इस वजह से नोड का डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, एंटी नोड का मैक्सिमम होता है। अब जब आप डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो पूरा एक जो लूप होता है वो λ/2 के बराबर है। लूप का मतलब जैसे डायग्राम सबसे नीचे नजर आ रही है आपको, ये आपके पास एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। स्ट्रिंग में जब ये बनेगी ना वेव, तो दाएं और बाएं हमेशा नोड बनेंगे, दरमियान में एंटी नोड होगा, और कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस λ/2 होता है।
नोड और एंटी नोड का फासला λ/4 होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग होता है इसमें नोड्स आप देख रहे हो एक ज्यादा ही है एंटी नोड से हमेशा, चाहे वो एक लूप हो, चाहे दो लूप हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, नोड ज्यादा होंगे, एक ज्यादा होगा, एक नोड ज्यादा होगा और एक नोड एंटी नोड एक कम होगा। स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं, v इज इक्वल टू √f/m, ये मैं लिखवा भी दिया था पीछे भी, ये वाला। इसमें जो नीचे मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, यूनिट इसका किलोग्राम पर मीटर होता है। अगर आप डेंसिटी इंटू एरिया इसमें शामिल कर लें तो ये πr² का फॉर्मूला भी यहाँ यूज हो सकता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले में ये जो आपका स्ट्रिंग है इसका फॉर्मूला होता है v/2l या v/λ, v/2l या v/λ1, क्योंकि लैम्डा मुसलसल हर मोड में चेंज होता है। सिंगल लूप का सबसे बड़ा, डबल लूप का लैम्डा उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यूं चलता रहता है सिलसिला। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला आ गया। ये आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है कि Fn इज इक्वल टू NF1, मतलब ये मल्टीपल होता है आंसर। फ्रीक्वेंसीज जो हायर फ्रीक्वेंसीज आती हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का फॉर्मूला 2l/n होता है इसमें। सिंगल लूप में आपको पता होना चाहिए आपके पास जो टोटल लंबाई है वो λ/2 है, तो λ2l होगा। बाकी डबल लूप आएगा तो आ गया तो लेंथ लैम्डा के इक्वल, और ट्रिपल में लेंथ 3 λ/2 के बराबर, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज है कि जब आप एक लूप को पकड़ के पलग करके छोड़ते हो तो कितने लूप बनेंगे। ये देखो, अगर मैं जैसा ये है मेरे पास एक लूप बन रहा है, अगर इसको हम सेंटर से प्लग करें यानी l/2 लंबाई से, इस 2 को आप 2 पे डिवाइड करें, एक लूप बनेगा, यानी कि दरमियान से पकड़ के छोड़ दें, एक लूप बनेगा। अगर आप इसको l/4 से पकड़ के छोड़ेंगे, नीचे वाले 4 को 2 पे डिवाइड करो तो 2 लूप बनेंगे। अगर आप इसको l/6 से पकड़ के छोड़ दोगे, 6 को 2 पे डिवाइड करो, 3 लूप बनेंगे। इससे आप नंबर ऑफ लूप्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये वैसे सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं ये। उसके बाद ऑर्गन पाइप आ जाते हैं, दो तरह के होते हैं, ये एक क्लोज और एक ओपन। ओपन का मतलब है दोनों तरफ से ऑन होगा, क्लोज का मतलब है एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज। और इसमें जो वो क्लोज पाइप है उसमें इस एंड पे हमेशा आपका नोड बनेगा, उधर अगले एंड पे एंटी नोड। और इनको हम ट्रांसफर वेव की डायग्राम से शो करते हैं, लेकिन यहाँ होती हैं कंप्रेशनल वेव्स। और वो आपको पता ही है कंप्रेशनल वेव्स में जो आपका क्रेस्ट है ये शो कर रहा होता है कंप्रेशन को, और रेफ्लेक्शन को हम ट्रफ से शो करते हैं। पर यहाँ पर जो आपके पास नोड और एंटी नोड की जो कहानी है वो यही है कि क्लोज एंड पे नोड और एंटी नोड ओपन एंड पर। इसका मतलब आधा लूप है तो ये λ/4 लंबाई है इस केस में, और यहाँ λ4l है पहले केस में। तो वेलोसिटी का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना, v/2l, तो वो v/4l इस केस में होगा। और जो ओपन पाइप होता है दोनों तरफ से, उसमें आधा लैम्डा इधर बनता है, आधा इस तरफ बनता है, तो ये देखा जाए पूरा लैम्डा ही हो जाता है। इस केस में वो लैम्डा l इज इक्वल टू λ/2 और लैम्डा इज इक्वल टू 2l, यानी इसके फॉर्मूले ओपन पाइप के फॉर्मूले वही होते हैं जो स्ट्रिंग के फॉर्मूले होते हैं। इसका मतलब ज्यादा हार्मोनिक्स की तादाद आपकी जो बनती है वो ये स्ट्रिंग में बनती है या ये ओपन ऑर्गन पाइप में बनती है। जो क्लोज पाइप है इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक होती हैं, इवन नहीं होती। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं जिनके ऊपर स्टेशनरी वेव बनती हैं।
इसमें जो F1 है वो फंडामेंटल भी कहलाती है और हार्मोनिक भी कहलाती है पहली। फिर F2 3 4 वो जो ऊपर फॉर्मूला बता के आया तो मैं हाईलाइट किया मैंने NF1 वाला। तो जितनी आंसर आ रहे हैं तमाम हार्मोनिक 1 2 3 वाली मौजूद होंगी ओपन पाइप में और स्ट्रिंग वाले केस में। क्लोज पाइप में ऑड हार्मोनिक होती हैं, 1 F1 होगी, F3 होगी, F5 होगी, 2 4 6 नहीं होती। ये वो आ गया जो मैं बता रहा था आपको, ये सारी चीजें आ गई हैं। अब ये आपको वो नंबर ऑफ नोड एंटी नोड की कहानी है, कहाँ बराबर इसमें बराबर होते हैं क्लोज पाइप में। ओपन पाइप में एंटी नोड ज़्यादा होते हैं, नोड कम होते हैं। फॉर्मूला इसका वो V/2L है, इसका V/4L है। इसका जो फॉर्मूला Fn का वो NF1 है, वो 1 2 3 है इसके मल्टीपल। और इधर जो मल्टीपल होते हैं वो 1 3 5 7 होते हैं, ये नीचे लिखे हुए हैं इधर। इसी तरह ये लैम्डा के फॉर्मूले हैं इनके, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी वही आ गया कि इसमें हार्मोनिक्स की तादाद ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है। ये सारा मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, स्पीड ऑफ एयर आपको पता है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी जो होती है और द स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम इंक्रीज करेगी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ठीक है, अच्छा ओपन पाइप में जो लंबाई है ना वेव की, ये वाला पॉइंट जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ एन ओपन पाइप in is an integral multiple of half of wavelength। lambda by 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है 1 lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2, 4 lambda by 2। और वो अलग बात है 4 lambda by 2 को 2 lambda भी कह सकते हैं। एमसीक्यू का पॉइंट है। आगे आप एमसीक्यू देखें जरा, पहले ये राइट वाला एमसीक्यू देखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग 60 है, लेंथ 5 मीटर है, स्पीड बता दो। आपके पास जो फॉर्मूला है इसका बेसिक, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये Fn का फॉर्मूला है। आपने पहले F3 का मतलब है 3F1, उसमें F1 की वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो ये F1 आएगा F3/3, जिसका मतलब F1 20 निकाल लिया। अब ऊपर वाले वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके वेलोसिटी निकाली जा सकती है। ये न्यूमेरिकल टाइम MCQ। राइट वाले के बाद लेफ्ट वाले में आए। फोर्थ हार्मोनिक स्टेशनरी वेव में वेव लेंथ है 10 मीटर, स्पीड है 100, F1 बता दो। ये F1 का फॉर्मूला है। और लैम्डा 1 इस केस में 2L होता है। अब V भी पता है, L भी पता है। ठीक है, L आपने यहाँ से निकाल लिया लैम्डा के फॉर्मूले से, 32.5 आंसर आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये एक बड़ा जी सर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लें। ओपन पाइप की जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो क्लोज पाइप की पहली फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स के इक्वल होती है, उसी लंबाई के पाइप की। यानी एक पाइप ओपन है दोनों तरफ से, अब आपने उसको क्या कर दिया, एक तरफ से क्लोज कर दिया, तो लंबाई इसमें कांस्टेंट हो गई। तो फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप के मुकाबले में 2 टाइम्स ज्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह आप लंबाइयों की अगर रेशो निकालें ना, अगर यहाँ तो हमने लंबाई सेम की है ना, इस केस में जो मैंने भी हाईलाइट किया, अगर मैं फ्रीक्वेंसियां सेम कर देता फिर लंबाई में क्या रेशो आती है, ये अलग एक MCQ बन जाता है। पहली फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की बराबर है पहली फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप के। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला होता है V ओवर ओपन पाइप में 2LO, और ये है V/4LC।
वी कैंसिल होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 ओवर एल नॉट, 1 ओवर 2 एल सी। तो ये अगर आप हल करो तो एल नॉट इज इक्वल टू 2 एल सी, यानी ओपन पाइप की लंबाई क्लोज पाइप की लंबाई का डबल है। ठीक है, ये नोट कर लें। बाकी तो आपके एमसीक्यू हैं। अब इसमें जो अगला टॉपिक हमने करना है ना, वो है जी डॉपलर्स इफेक्ट। फिर क्या गया है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी या मोशन होगी सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में, तो उसके नतीजे में जो ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दे रही है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है जी। अब इसमें 4 केस होते हैं, लेकिन हम इसको 6 केस करके पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। जब भी आपका डॉपलर इफेक्ट में रिलेटिव मोशन होगी और कोई भी चीज चाहे ऑब्जर्वर है या सोर्स ऑफ साउंड है टू वर्ड्स मोशन करेंगे, यानी कि ऑब्जर्वर जाए सोर्स की जानिब या सोर्स आए ऑब्जर्वर की जानिब या दोनों एक दूसरे की जानिब जाएं, तीनों केसेस में फ्रीक्वेंसी रिलेटिव या अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और अवे मोशन में डिक्रीज करेगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब इसमें जो 4 केस हैं उनके फॉर्मूले में पहले लिख के बता दूं आपको, ताकि आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी हो। इसमें यूं कर लेते हैं हम, इधर लिख लेते हैं टू वर्ड्स मोशन और इधर कर लेते हैं अवे मोशन। हम किताब की तरतीब के मुताबिक पहले हमारे पास जो केस आता है नंबर 1, नंबर 2, एक में हमारे पास पहले ऑब्जर्वर मूव करेगा, फिर सोर्स मूव करवाएंगे। यहाँ मूव कौन कर रहा है जी? ऑब्जर्वर। नीचे वाले में कौन मूव कर रहा है? सोर्स। और सबसे नीचे हम एक स्पेशल केस बना देंगे, बोथ, दोनों मूव कर रहे हैं। ये हम बाद में करते हैं, 5वां और 6ठा फार्मूला। अच्छा जी, यहाँ पर जो आपकी चेंज फ्रीक्वेंसी आएगी पहले केस में, इसमें तब्दीली आती है जब रिलेटिव स्पीड तब्दील होती है दोनों केस में। जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड चेंज होती है, तो वो हम आमतौर पे शो करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ओवर वी इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और जब ये अवे जाता है तो यही काम हो जाता है। अब मैंने सबका एफ प्राइम से शो कर रहा हूँ, क्योंकि एंटी टेस्ट में कोई एफ प्राइम, डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम इस तरह नहीं, वो तो हम आम टेक्स्ट बुक में शो करते हैं ना। यहाँ तो मतलब होगा कि फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम है बस। आपको केस याद होना चाहिए, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला यहाँ वी माइनस यू नॉट ओवर वी बनेगा। अब ये जो फैक्टर लिख रहा हूँ वी माइनस यू नॉट ओवर वी, ये लेस देन 1 है। वो जो प्लस वाला था ग्रेटर देन 1 होता है, ये भी इसका एमसीक्यू बनता है। जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो लैम्डा की तब्दीली की वजह से स्पीड तब्दील होती है, लैम्डा की तब्दीली की वजह से। इसमें फॉर्मूला जो बनता है वी माइनस यू एस नीचे आता है। और उधर फोर्थ केस में जब ऑब्जर्वर अवे जाता है लैम्डा इंक्रीज करता है, वी प्लस यू एस आता है। और जब दोनों एक दूसरे की जानिब जाएं तो बेटा जी दोनों जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं उनका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इकट्ठा कर दो, वी कॉमन है, कट जाता है। वी प्लस यू नॉट और वी माइनस यू एस। इसमें स्पीड इंक्रीज, इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पर भी सीधा वी माइनस यू ओ ऊपर आएगा, क्योंकि वो अवे का पहला केस है, और वी प्लस यू एस नीचे आएगा।
ये 6 फॉर्मूले नोट कर लो। एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा होता है v ओवर एफ, ये साउंड के लिए है। जब सोर्स मूव करता है तो लैम्डा तब्दील होता है। तो शिफ्ट इन लैम्डा या शिफ्ट इन वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड ओवर फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होगा। इनके ऊपर आपके एमसीक्यू आते हैं। आपको कभी वी पता होता है, यूएस पता होता है, एफ मालूम करना होता है, एफ प्राइम मालूम करना पड़ सकता है, कोई एक चीज इनमें से। हर एक फॉर्मूले में एक दो तीन चार चार चीजें हैं। तो तीन पता होंगी तो चौथी मालूम हो सकती, कोई एक। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वापस आते हैं इधर। अब ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ये मैंने डिस्कस कर ली आपसे इसी वजह से कि आपको ज़रा पता लग जाए इन चीज़ों का, फॉर्मूलों का। ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बोथ के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। ठीक है, कब कौन सी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है डॉपलर में, कब कौन सी कम हो रही है, वो सारा डिटेल में जो मैं बता रहा था लिखा हुआ है। कुछ एक दो क्वेश्चन है जिस तरह की है, लिमिटेशन में लिखा हुआ है। जब तक आपका, अच्छा मज़े की बात है कि ये डॉपलर इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये छोटा सा एक है, अब ये उसमें शॉर्टकट है। जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस तब्दील नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं होना। अगर चाहे डॉपलर इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, किसी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में डिस्टेंस का जिक्र नहीं आया, लेकिन ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपको पता है हमारा शॉर्टकट फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक नहीं होता, वो हमारी आसानी के लिए होता है। तो बंदा ट्रेन में बैठा है और वो इंजन मूव कर रहा है, वो विसल बजाता है, तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि बंदे की और इंजन के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है जीरो है। बंदा ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है, उनका डिस्टेंस तब्दील नहीं हो रहा। लेकिन ये बंदा स्टेशन में बैठा है और इंजन इसकी तरफ आ रहा है स्टेशन पर या दूर जा रहा है, तब डॉपलर इफेक्ट होना है। इसी तरह आप अगर सेंटर में खड़े हैं, जिससे वो राइट पे डायग्राम बनी है, आप सेंटर में कहीं खड़े हैं और आपके चारों तरफ एक वैन सारन बजाती हुई घूम रही है, कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो अर्थ स्टेशन कोई जमीन पे मौजूद है, तो उसके लिहाज से उसकी, क्योंकि डिस्टेंस तब्दील नहीं हो रहा, तो वहां पे भी कोई फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं होगा। लाइट के हवाले से अगर कोई स्टार टूवर्ड्स मूव करता है, तो आपको पता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, तो वो ब्लू शिफ्ट देगा। कम वेवलेंथ, ब्लू शिफ्ट। दूर जा रहा है, अब जो वो हमें देगा सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, अब वो रेड शिफ्ट कहलाएगा। बैट्स यानी चमगादड़े और रेडार वगैरह, चमगादड़ें अपनी खुराक ढूंढती हैं डॉपलर इफेक्ट की वजह से, और रेडार सिस्टम भी डॉपलर इफेक्ट की वजह से काम करता है। सोनार सिस्टम भी इसी इफेक्ट की वजह से काम करता है। ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट की वो जो मैं बता रहा था एप्लीकेशन है, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। ठीक है, बाकी ये इंफ्रासोनिक वगैरह सारा बता चुका था मैं आपको, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑसिलेशन आपका टॉपिक नहीं है खैर से यहाँ पर आज का। अब जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं एंड पर आकर। जी बेटा, क्या सवाल है आपका? नो सर, अंडरस्टूड। अच्छा, मुझे लगा शायद किसी ने सवाल किया। लें जी, ये अब आपका बुक वाली बातें आ गई। वेव्स, वेव्स की टाइप्स हम ये सारा कर चुके हैं। मैं बस ये किताब को एक नजर दिलवा रहा हूँ आप लोगों से, कि जो किताब के अंदर बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव वेव्स जिनमें आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, ठीक है।
फिर ये नोट्स आपके साथ शेयर्ड हैं, आप इनको उतारिएगा। ये सब डेफिनेशंस हैं पीरियोडिक वेव्स, क्रेस्ट, ट्रफ, फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इन ये आपके पॉइंट, हाँ ये एक फॉर्मूला है, ये आपने नोट करना है, ये वाला फेस डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस। यानी अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो पाथ डिफरेंस है वो 3 पाई बाय लैम्डा है, पाई। तो इस तरह आप इनको हल कर सकते हैं। इसमें फेज डिफरेंस दिया जाए तो पार्ट डिफरेंस निकाला जा सकता है, और पार्ट डिफरेंस दिया जाए तो फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है। और इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक लैम्डा का मतलब 2 पाई रेडियन होता है। अब उसने इस सवाल में जो मैंने आपको दिया वो 3 पाई बाय 2 दिया है, लैम्डा को 3/2 लैम्डा से दिया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। विदाउट फॉर्मूला आप हल कर सकते, कटेगा और जवाब 3 पाई आ जाएगा। तो आप बगैर फॉर्मूले के भी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इसके अंदर ये वेव्स की है, ये स्पीड ऑफ साउंड, ये भी सारा हमने देख लिया। ये टेबल है, इसमें आप देख लें। आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो गिलास के अंदर 5500, इनमें सबसे ज्यादा है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी तरह जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोजन में नजर आ रही होगी, ठीक है। लैम्डा की मुख्तलिफ वैल्यूज नजर आ रही हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक के लिए गैमा की, ये आपको याद करनी है, आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है। फिर आपके पास डॉल्फिन कितनी फ्रीक्वेंसी सुनती है, 150 से लेके 150,000 हर्ट्ज तक, बैट्स 1000 से 120,000 हर्ट्ज तक, कैट 60 से 70,000। ये भी आप याद करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू बन सकते हैं। बाकी ये सारा तो आपको मैंने बता दिया, लैप्लास वगैरह का। ये भी हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। जब कोई आपका एरोप्लेन बहुत स्पीड से फ्लाई करता है तो वो सोनिक बम पैदा करता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, यानी जब वो स्पीड ऑफ साउंड से भी आगे निकल जाता है। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले वगैरह हो चुके हैं हमारे। ये एक आपका जो डेरिवेशन के अंदर फॉर्मूला आता है, इस जगह पर आपके पास जो बीटा की वैल्यू है वो 1/273 है, ये आपने याद रखनी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सारा हमने कर लिया। मैं जरा बुक के टॉपिक्स दिखा रहा हूँ आपको कि हमारा कोई चीज़ अगर इसमें इंफॉर्मेशन वाली है वो मैं ज़रा आपसे डिस्कस कर लूँ। बाकी ये पार्ट डिफरेंस वाला इंटरफेरेंस की कंडीशन सारी आपको मैंने बताई हुई, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस सब लिखो, आप लिखी हुई है आपके नोट्स के अंदर। बीट्स आ गया, बीट्स में जब भी आपका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल है तो लाउड साउंड होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो फेंट साउंड होगी। फिर इसका जो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला FA-FB, इसके वो एक न्यूमेरिकल भी आपको डिटेल में करा दिया। रिफ्लेक्शन भी आपको बता दिया, इसमें वाटर वेव्स का भी जिक्र कर दिया। स्टेशनरी वेव्स हैं ये आपके पास इस डायग्राम में ये बताया कि कौन से पॉइंट्स हमेशा रेस्ट पर रहेंगे और कौन से मूव करते रहेंगे। स्टेशनरी वेव की ये प्रॉपर्टीज, नोड एंटी नोड की, ये सारी डिस्कस कर ली हमने। अलबत्ता एक प्रॉपर्टी आप देख लें, ये वाली स्ट्रेन, नोड पे मैक्सिमम, एंटी नोड पे मिनिमम, मिनिमम होता है स्ट्रेन, ठीक है। फिर आपके पास ये स्टेशनरी वेव के मुख्तलिफ मॉड्स हैं, ये हमने सारे फॉर्मूले के पढ़ने होते हैं, पढ़ लिए।
एक चीज है ओवरटोन। ओवरटोन, ओवरटोन आप कहते हैं, ये लिखी हुई डेफिनेशन, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना F1 2 3, ये हार्मोनिक है। F2 से ओवरटोन शुरू होती है, यानी F2 आपकी पहली ओवरटोन है, F3 आपकी सेकंड ओवरटोन है। अब ये सवाल यूं दे सकते हैं कि किसी एक पाइप की ओवरटोन तीसरी ओवरटोन किसी की हार्मोनिक के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो हार्मोनिक के फॉर्मूले को ओवरटोन के फॉर्मूले के साथ बराबर रखना। ओवरटोन का मतलब से ये होगा हायर फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आप स्ट्रिंग के उसमें ओपन पाइप की बात करते हैं, तो ओपन पाइप की तीसरी ओवरटोन हमारी चौथी हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक को हम थर्ड ओवरटोन कहेंगे, ओवरटोन हार्मोनिक से ऊपर वाली। तो क्योंकि हमारी पहली ओवरटोन F2 है, तो इसका मतलब F3 दूसरी है, F4 हमारी तीसरी है, तो F5 चौथी है, F5 चौथी है, एंड सो ऑन। अच्छा, ये ओवरटोन जब क्लोज पाइप में आएंगे तो उसमें भी जो पहली ओवरटोन है वो F3 है, दूसरी ओवरटोन उनकी F5 है, क्योंकि इसमें F2 और 4 तो होती नहीं। ठीक है, ये एक चीज हो गई जो रह गई थी। ऑर्गन पाइप वगैरह ये सारा हमने कर लिया हुआ है, ये भी हो गया हुआ स्टेशनरी वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप, इनके फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए, डॉपलर इफेक्ट के सारे केसेस कर लिए, 4 बुक के अंदर हैं, 2 हमने एक्स्ट्रा भी कर लिए, और ये आपके पास डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाते होते हैं। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है फाइनल वेवलेंथ का, जब मैंने आपको कहा था सोर्स टूवर्ड्स मूव करेगा तो लैम्डा कम होता है, माइनस आ रहा है, इसमें माइनस डेल्टा लैम्डा आ रहा है, और यही चीज आगे जाके प्लस डेल्टा लैम्डा होगी। इस केस में ये देख लो, ये इस फर्क याद रखना, ये आगे बुक्स में लिखा हुआ है, फिर आगे इसकी एप्लीकेशन थी। ठीक है जी, लेकिन जी आपका काम मुकम्मल हुआ ये वाला। किसी का कोई क्वेश्चन आप देख लें।